भूगोल। स्कूल में ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करती थी, पर कई लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही ना स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती हैं। नक्शे पर देश ढूंढना, राजधानियां रटना, कौन सी नदी कहाँ से, मतलब लगता है जैसे बस फैक्ट्स याद करने का काम है। पर क्या भूगोल सच में सिर्फ इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बस एक सतह है। असल में भूगोल की दुनिया इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि भूगोल पृथ्वी को इंसानों के घर की तरह देखने का साइंस है, और इस घर के दो मेन हिस्से हैं। दो हिस्से? हाँ, एक है प्रकृति, यानी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, पहाड़, नदियां, मौसम, और दूसरा है जीवन, जिसमें हम इंसान सबसे अहम हैं। और इन्हीं दो हिस्सों के रिश्ते को समझने वाली ब्रांच है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। उन जगहों पर रहने वाले इंसानों और कुदरत के बीच के वो जो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ना, उसके बारे में है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस रिश्ते को अलग अलग तरीकों से कैसे देखा गया है। मतलब बॉस कौन है? क्या प्रकृति हमें कंट्रोल करती है, या हम प्रकृति पर हावी हो गए, या फिर सच्चाई कहीं बीच में है? यही सवाल इस सब्जेक्ट की जान है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? ज्योग्राफी में अक्सर एक बहस चलती है, एक ड्यूलिज्म की, कि फिजिकल ज्योग्राफी अलग है और ह्यूमन ज्योग्राफी अलग। हाँ, जैसे दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर क्या सच में हम इंसान को उसके एनवायरनमेंट से अलग करके देख सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा मिथ है। असल में प्रकृति और इंसान को अलग करना नामुमकिन है। वो एक दूसरे में इतने गहरे गूंथे हुए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा। और इसका सबसे मजेदार सबूत तो हमारी भाषा में ही छिपा है। हम अनजाने में ही प्रकृति को समझाने के लिए इंसानी शरीर के पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, अब जब आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी का चेहरा, फेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल। कमाल है, मैंने इस बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं। और भी सोचिए, तूफान की आंख, आई ऑफ द स्टॉर्म। हाँ। नदी जहां समंदर से मिलती है उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना, द माउथ ऑफ द रिवर। और ग्लेशियर के अगले हिस्से को हिमनद की नाक या स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर कहा जाता है। ये तो वाकई कमाल का ऑब्जर्वेशन है। मतलब हम सब कॉन्शियसली भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। और ये नजरिया कितना गहरा है, इसका एक कमाल का उदाहरण जर्मनी से मिलता है। वहां के कुछ शुरुआती भूगोलवेताओं ने तो देश को एक जिंदा शरीर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा। एक देश को? हाँ, और सड़कें और रेलवे लाइनें वो तो शरीर की नसें थीं, मतलब संचरण की धमनियां या आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। सोचिए, एक देश को एक चलते फिरते सांस लेते जीव की तरह देखना। वाह, तो ये तो साफ है कि ये रिश्ता बहुत गहरा है। तो फिर मानव भूगोल की फॉर्मल परिभाषा क्या होगी? इसे एक्सपर्ट्स कैसे डिफाइन करते हैं? कई परिभाषाएं हैं, लेकिन दो तीन बहुत पावरफुल है। एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, रैट्ज़ेल। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल इंसानी समाजों और धरती की सतह के बीच के रिश्तों का एक सिंथेसिस है। सिंथेसिस? यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सिंथेसिस। मतलब सिर्फ दोनों को पढ़ना नहीं, बल्कि दोनों को मिलाकर जो एक नई तस्वीर बनती उसे समझना। ये नहीं कि इंसान अलग और धरती अलग। बिल्कुल। बल्कि दोनों के मिलने से जो केमिस्ट्री बनती है, वो है मानव भूगोल। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा। और फिर रैट्ज़ेल की एक स्टूडेंट थी, एलन सी सैंपल। उनकी परिभाषा तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो क्या है? वो कहती हैं कि मानव भूगोल क्या है। एक तरफ है बेचैन इंसान, जो कभी टिक कर नहीं बैठता, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। और दूसरी तरफ है ये अस्थिर धरती, जो खुद भी लगातार बदल रही है। इन दोनों के बदलते रिश्ते को समझना ही मानव भूगोल है। वाह। मतलब ये रिश्ता स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। आज जो है कल वो नहीं होगा। ये बेचैन इंसान और अस्थिर धरती वाली बात तो बहुत रिलेटेबल है। तो ये साफ है कि मानव भूगोल इन दोनों के अटूट और हमेशा बदलते रहने वाले बंधन की कहानी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता बहुत गहरा है। लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था। इस रिश्ते में बॉस कौन है? क्या प्रकृति हमें चलाती है या हम प्रकृति को? मुझे लगता है सोर्सेज में इस पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। हाँ, और ये दोनों कहानियां दो अलग अलग फिलोसॉफिकल एक्सट्रीम्स को दिखाती हैं। पहला नजरिया है पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? ये एक पुराना आइडिया है जो कहता है कि सब कुछ प्रकृति ही तय करती है। इंसान तो बस एक कठपुतली है जिसकी डोर प्रकृति के हाथ में है। मतलब जैसा माहौल होगा इंसान वैसा ही बन जाएगा? बिल्कुल।
इस नजरिए के मुताबिक खासकर मानव इतिहास के शुरुआती दौर में, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इंसान पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर था। सही बात है। वो प्रकृति के हुक्म को मानता था, उसके गुस्से से डरता था और उसकी पूजा करता था। वो खुद को प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा समझता था, उसका मालिक नहीं। इस बात को समझाने के लिए हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, मध्य भारत के अबुझमाड़ इलाके में रहने वाले बेंदा की कहानी। हाँ, ये कहानी इस आइडिया को एकदम जिंदा कर देती है। हाँ, बेंदा की दुनिया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जीता जागता उदाहरण है। उसका गांव जंगल के बीच में सिर्फ 3 झोपड़ियों का एक छोटा सा बसेरा है। अच्छा? वो एक छोटी सी लंगोटी पहनता है और उसके हाथ में हमेशा एक कुल्हाड़ी रहती है। उसका पूरा जीवन जंगल से, प्रकृति से तय होता है। कहानी में बताया गया है कि वो और उसके लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। मतलब खेती करने के लिए जंगल के एक छोटे से हिस्से को जलाकर साफ करते हैं और फिर राख को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका पूरी तरह से जंगल के साइकिल पर निर्भर है। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसका प्रकृति के साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता भी है। जब वो अपने आसपास महुआ के पेड़ों पर फूल खिले देखता है तो वो खुश होता है। जब वो एक नदी से पानी पीने के लिए झुकता है तो पहले जंगल की आत्मा लोई लूगी को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उसकी प्यास बुझाने की इजाजत दी। ये तो बहुत सुंदर बात है। मतलब उसके लिए प्रकृति सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है, एक माँ जैसी। बिल्कुल। उसकी निर्भरता का एक और उदाहरण मिलता है जब वो और उसके दोस्त गिजरा और कुचला जैसी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगली पूर्णिमा पर लगने वाले आदिवासी मेले में इन्हीं जड़ी बूटियों को वो दूसरी जरूरी चीजों के बदले में लेंगे। वहां पैसा नहीं चलता, वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम चलता है। अच्छा। तो बेंदा की कहानी हमें दिखाती है कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां इंसान प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल में रहता है, उसके बनाए नियमों के हिसाब से। बेंदा की कहानी सुनकर तो लगता है कि इंसान प्रकृति के सामने कितना छोटा और बेबस था। लेकिन आज जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ, एयर कंडीशनर, ऊंची ऊंची इमारतें, बाढ़ रोकने के लिए बनी दीवारें, तो लगता है कि हमने तो पासा ही पलट दिया है। क्या अब हम प्रकृति को कंट्रोल करते हैं? और आपका यही सवाल हमें दूसरी कहानी और दूसरे नजरिए तक ले जाता है, जिसे कहते हैं संभववाद, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म? ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के ठीक उल्टा है। ये कहता है कि हाँ, प्रकृति हमारे सामने कुछ शर्तें रखती है, कुछ सीमाएं बनाती है, लेकिन वो हमें संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज भी देती है। मतलब प्रकृति हमें ऑप्शंस देती है और हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और कल्चर के दम पर चुनते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली। जैसे जैसे समाज तरक्की करता है, टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, इंसान जरूरत और मजबूरी की हालत से निकलकर आजादी की हालत में पहुंच जाता है। अच्छा। वो प्रकृति के दिए हुए अवसरों का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक लैंडस्केप बनाता है, जिसे हम सांस्कृतिक परिदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। खेत, शहर, सड़कें, पुल, ये सब इसी का हिस्सा है। इसके लिए भी सोर्सेज में एक बेहतरीन कहानी है, नॉर्वे के ट्रॉनहैम शहर में रहने वाली कारी की कहानी। हाँ, ये बेंदा की दुनिया से 180 डिग्री अलग है। बिल्कुल। ट्रॉनहैम एक ऐसी जगह है जहाँ सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं और महीनों तक सूरज नहीं निकलता। बाप रे। सोचिए, कारी सुबह 8 बजे काम पर जाने के लिए निकलती है और बाहर घना अंधेरा होता है। बेंदा की दुनिया में तो ये नामुमकिन होता, लेकिन कारी की दुनिया टेक्नोलॉजी से चलती है। उसकी कार में सर्दियों के लिए खास टायर लगे हैं, उसकी हेडलाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं और उसका ऑफिस, वो बाहर की ठंड के बावजूद अंदर 23 डिग्री सेल्सियस के आरामदायक तापमान पर सेट है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो वो यूनिवर्सिटी है जहां वो काम करती है। वो पूरी की पूरी एक बहुत बड़े कांच के गुंबद, एक ग्लास डोम के नीचे बनी है। क्या बात है। ये गुंबद सर्दियों में बर्फ को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। अंदर का तापमान और रोशनी सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। वाह, मतलब बाहर चाहे आर्कटिक का तूफान हो, अंदर सब कुछ कंट्रोल में है। यही तो संभववाद है। और सुनिए, इतनी ठंडी जगह पर बैठकर कारी अपनी डेस्क पर ऑर्किड का फूल रखती है और लंच में केला और कीवी जैसे ट्रॉपिकल फल खाती है। अरे वाह। ये फल हजारों मील दूर गर्म देशों से हवाई जहाज में भरकर लाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने उसके लिए दूरी और मौसम की सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है और वो एक क्लिक पर नई दिल्ली में बैठे अपने कोवर्कर से वीडियो कॉल कर सकती है और चाहे तो अगली सुबह की फ्लाइट पकड़कर लंदन भी जा सकती है। ये तो सच में प्रकृति पर इंसान की जीत जैसी लगती है। तो अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ बेंदा जो प्रकृति को मां मानकर उसकी हर बात सुनता है,
दूसरी तरफ कारी, जो टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति की हर चुनौती का सामना करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम बिंदा की तरह जी सकते हैं या कारी की तरह। क्या इन दो एक्सट्रीम्स के बीच कोई रास्ता नहीं है, कोई मिडिल पाथ? बहुत अच्छा सवाल है, और कई भूगोलवेताओं ने यही सवाल पूछा। उन्हें लगा कि ना तो हम पूरी तरह से प्रकृति के गुलाम हैं और ना ही हम उसके मालिक बन सकते हैं। और यहीं पर एक तीसरी, बहुत ही समझदारी भरी सोच सामने आई। इसे एक ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने पेश किया था। और वो क्या थी? उन्होंने इसे नाम दिया नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। लेकिन इसका एक और मजेदार नाम है, रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। जाओ, ये तो किसी ट्रैफिक सिग्नल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। टेलर ने इसे समझाने के लिए ट्रैफिक लाइट का ही उदाहरण दिया था। सोचिए, एक बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं। आप आजाद हैं कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है। हाँ, ये आपकी आजादी है। ये संभववाद है, लेकिन जैसी रेड लाइट आती है आपको रुकना पड़ता है। एग्जैक्टली। आप रेड लाइट को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। टेलर ने कहा कि प्रकृति भी इसी ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। अच्छा। वो हमें पूरी तरह से रोकती नहीं है, लेकिन वो हमें सिग्नल देती है। लाल बत्ती का मतलब रुको, पीली बत्ती का मतलब तैयार हो जाओ, और हरी बत्ती का मतलब जाओ। मतलब हम प्रकृति पर जीत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बनाए नियमों का पालन करके ही। हम प्रकृति को अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हम विकास की राह पर तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक प्रकृति हमें हरी बत्ती दिखा रही है, जब तक वो हमारे बदलावों को सह सकती है। और जब नहीं सह सकती, जैसे ही हम उसकी लाल बत्ती को नजरअंदाज करते हैं, नतीजे भयानक होते हैं। और आज की दुनिया में हम यही देख रहे हैं। जैसे विकसित देशों ने जो बिना सोचे समझे फ्री रन लेने की कोशिश की, यानी हर रेड लाइट को तोड़ा, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियर्स और अचानक आने वाली बाढ़। बिल्कुल, ये सब प्रकृति की तरफ से रेड सिग्नल्स हैं। तो नवनिश्चयवाद एक तरह से एक चेतावनी है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये कहता है कि तरक्की करो, लेकिन प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए। एकदम सही। तो ये जो तीन बड़े नजरिए हैं, निश्चयवाद, संभववाद और ये बैलेंस वाला नवनिश्चयवाद, क्या भूगोलवेत्ता हमेशा से ऐसे ही सोचते आए हैं, या इस सोच तक पहुंचने में भी एक सफर लगा है? नहीं, ये सोच भी समय के साथ इवॉल्व हुई है। मानव भूगोल के अध्ययन का तरीका भी लगातार बदला है। अच्छा। जब शुरुआती औपनिवेशिक काल था, तब भूगोल का मतलब था नई नई जगहों की खोज करना, वहां जाना और जो देखा उसे लिख देना। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। बस एक तरह से दुनिया का कैटलॉग तैयार करना। हाँ, कह सकते हैं। फिर बाद के औपनिवेशिक दौर में जोर क्षेत्रीय विश्लेषण या रीजनल एनालिसिस पर आ गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि किसी एक इलाके को पकड़ो और उसके हर पहलू, वहां की जमीन, मौसम, लोग, इकोनॉमी, सब कुछ बहुत डिटेल में समझो। और फिर तो कंप्यूटर का जमाना आ गया होगा, उसने भी तो सब कुछ बदला होगा। बहुत बड़ा बदलाव लाया। 1950 और 60 के दशक में आई मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। इसमें पहली बार भूगोल में गणित, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर का जमकर इस्तेमाल हुआ। कोशिश ये थी कि इंसानी गतिविधियों के पैटर्न को नंबर्स और फॉर्मूला से समझा जाए। अच्छा, जैसे शहर कैसे बसते हैं, लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। हाँ, इन सब के मॉडल बनाए जाने लगे। लेकिन इसमें एक खतरा भी लगता है। जब आप हर चीज को नंबर्स में देखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानियत पीछे छूट जाती है। और यही हुआ। कई भूगोलवेताओं को लगा कि इस नंबरों की दौड़ में हम असल इंसानों, उनकी भावनाओं, उनके अनुभवों को भूल गए हैं। इसी के रिएक्शन में 1970s के दशक में 3 नई और बहुत पावरफुल विचारधाराएं सामने आई, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से रेलेवेंट बनाया। वो कौन सी थी? पहली थी मानवतावादी या ह्यूमनिस्टिक विचारधारा। इसने कहा कि नंबर्स छोड़ो और लोगों के असल जीवन पर ध्यान दो। उनके सामाजिक कल्याण जैसे घर, सेहत, शिक्षा, इन मुद्दों को भूगोल के केंद्र में लाओ। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। दूसरी थी आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी और इसने गरीबी, भूखमरी और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों के असली कारणों पर सवाल उठाए। अच्छा। इसने कहा कि भूगोल को सिर्फ दुनिया को समझना नहीं चाहिए,
बल्कि उसे बदलने में भी मदद करनी चाहिए। और तीसरी थी व्यवहारवादी या बिहेवियरल विचारधारा। क्या? ये बहुत दिलचस्प थी। इसने कहा कि हर इंसान दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। उसका अनुभव उसकी जाति, धर्म, नस्ल पर निर्भर करता है। सही बात है। तो हमें सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि लोगों के दिमाग में जो दुनिया का नक्शा बना है उसे भी समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सफर क्या कहाँ है से शुरू होकर ऐसा क्यों और कैसे है और फिर इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है तक पहुंचा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही डायनामिक सफर रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि मानव भूगोल स्कूल में रट्टे लगाने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि क्यों और कैसे इंसान और उसका पर्यावरण एक दूसरे को लगातार बना और बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। इसके एक छोर पर बेंदा की दुनिया है जो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर है, दूसरे छोर पर कारी की दुनिया है जो टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग आजाद दिखती है। और बीच में? और इन दोनों के बीच ग्रिफिथ टेलर का वो जरूरी और समझदारी भरा मध्य मार्ग है, रुको और जाओ। और अब जाते जाते एक सवाल उन सभी के लिए जो हमें सुन रहे हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा में टेक्नोलॉजी की भूमिका बार बार सामने आई है, आग की खोज से लेकर पहिया और फिर तेज हवाई जहाज बनाने तक। बिल्कुल। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लाइमेट को बदलने वाली टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है, तो सोचिए प्रकृति का मानवीकरण का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा। और सबसे जरूरी सवाल, भविष्य में हमें किन नई लाल बत्तियों पर रुकने और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सोचिएगा जरूर।